So now I am here to discuss about how we failed in examination, how we failed in prelims to 2023, and what kind of mistake we did, and what things we can learn from the 2023 prelims. See, we lost war. I know we lost the war, but one thing remember: we lost the war. But one thing remember that we won the battle. We are in the battle till now. हम अभी भी बैटल में बने हुए हैं. सबसे बढ़िया चीज़ यही है कि द वन पॉजिटिव थिंग्स दैट वी आर इन द बैटल. इधर वी लॉस्ट द वॉर बट वी आर इन द बैटल. ये बैटल ये भी हो सकता है या बैटल कहीं का भी हो सकता है. वी आर इन द बैटल. हमने बैटल को पूरी वॉर एक वॉर को हारा है और वो वॉर से हमारा पूरा बैटल डिसाइड नहीं होता है. हम वापस से आएंगे इसमें और पूरे अच्छे तरीके से आएंगे. हमने एक वॉर हारा बट हम बहुत कुछ जीते इसमें. हम उस पर ही बात करेंगे पहले कि हम जीते. हमको इसमें कोई निराशा रखने की ज़रूरत नहीं है. हमने इसमें बहुत कुछ जीता. क्या क्या जीता? हम अपने टारगेट पे बने रहे. पहली बात, हम अपने टारगेट पे बने रहे. हमने ऑनेस्टी दिखाई. हमने पूरा सिलेबस ख़त्म किया. हम पूरी अच्छे से ईमानदारी से पढ़ाई किए. हमारे अंदर वो चीज़ें बनी रही कि हम वो चीज़ें करेंगे, हम वो करेंगे और हम वो ऑनेस्टी से अपने टारगेट पे बने रहें. दिस इज़ द बेस्ट थिंग. आप किसी वॉर में जाते हैं तो आप वॉर को हारते हैं या जीतते हैं ये मैटर नहीं करता. आप वॉर को कितने अच्छे तरीके से लड़ते हैं वो मैटर करता है. तो यही हुआ इस एग्ज़ाम में भी. एग्ज़ाम में हार जीत तो साइड की बात है, बट इस एग्ज़ाम में किसने कितनी अच्छी तरीके से फ़ाइट की वो बहुत मैटर करता है. जैसे कि मुझे दुख नहीं होता है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि वो पैटर्न ऐसा था जो मुझे हरा गया. वरना मैं खुद से या फिर एग्ज़ाम से तो मैं कभी हारता नहीं. वो एग्ज़ाम हमारे लेवल का था नहीं. अगर वो सेट पैटर्न के हिसाब से आया होता, सिलेबस के हिसाब से आया होता, तो फिर हम वो बैटल जीत जाते, वो पूरी तरह से जीत जाते. बट आगे ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे वॉर आएंगे उस बैटल में, तो उसके लिए हमको खड़ा होना है. तो आप बहुत ही अच्छे हैं, आप बहुत ही अच्छे जोन में हैं. इसमें कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है. इफ़ यू लॉस्ट द वन वॉर यू कांट से दैट कि आपका पूरा बैटल ख़त्म हो गया. आपके पास बहुत सारे चांसेस हैं. आप अभी उसमें एक होता है कि आपको पलट के जो वार होता है कि आप अगर एक बार हारे बैक गए, फिर उसके बाद से जब आते हैं तो आप एक जीत पाने के लिए, एक ऐसी जीत जिसकी वैल्यू हो, उस जीत को पाने के लिए कई बार हारना पड़ता है, फिर उस जीत की वैल्यू होती है. तो हम ये तो बात कर लिए कि हाँ वो हमने बहुत अच्छी चीज़ें की, हम अपने चीज़ों पे डटे रहे. हमको नेक्स्ट अटेम्प्ट में भी ये चीज़ें करना है. बट थोड़ी बहुत चीज़ें जो हमको लगता है कि कॉमन मिस्टेक होता है, जो हम लोग एक्चुअली मतलब जनरली सब लोग कर देते हैं, उसकी हम बात करेंगे. वो मिस्टेक क्या हो सकता है? देखिए, प्रिपरेशन के दौरान क्या मिस्टेक्स, जनरल मिस्टेक्स हम लोग कर देते हैं, बट हमको पता नहीं होता है वो मिस्टेक है, बट वो मिस्टेक सबसे हो जाता है. सही, पहली बात तो बहुत सारे टॉपर्स की वीडियो देखना बंद करिए. स्टॉप स्क्रॉलिंग द वीडियोस ऑफ टॉपर्स. बिल्कुल मत देखिए, क्योंकि आपको पता है कि टॉपर्स की स्ट्रैटेजी अलग होगी, आपकी स्ट्रैटेजी अलग हो सकती है. टॉपर्स जीतने के बाद स्ट्रैटेजी बना रहे हैं. आप अगर इस फेज़ में हैं तो आपकी स्ट्रैटेजी अलग है. कल ही अगर आपको अचीवमेंट मिलता है तो फिर आपकी स्ट्रैटेजी जो आप दुनिया के सामने बताएंगे वो अलग होगा. तो आप टॉपर्स की स्ट्रैटेजी पे बहुत ज़्यादा रिलाई होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे क्या होता है, जैसे कि कुछ टॉपर आपको बताएंगे कि केवल एक रिसोर्स, ये सब्जेक्ट पढ़ो निकल जाएगा, वो सब्जेक्ट पढ़ो इसको स्किप कर दो, ये बताएंगे. बट आपको कुछ ऐसा नहीं करना है. आपको ऐसा नहीं देखना है कि हाँ इस सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं पूछे गए तो आपको पढ़ना ही नहीं है. जो सिलेबस में है, अगर वो सिलेबस में है तो हमको पढ़ना है. हमको हिस्ट्री के तीनों पार्ट पढ़ने हैं, मिडिवल, एंशिएंट और आपका वो मॉडर्न तो सब कोई पढ़ता है, बट 2 स्किप करते हैं. बट हमको वो भी पढ़ना, आर्ट एंड कल्चर पढ़ना है. सी, अगर आप ये बुक से पढ़ते हैं, इग्नोर द PDF टाइप ऑफ नॉलेज. ये PDF से जो पढ़ने वाली चीज़ें हैं उसको इग्नोर करिए, बिल्कुल उसको हमको ध्यान नहीं देना. सब्जेक्ट के इग्नोरेंस की बात मैं करूँगा कि जो लोग सब्जेक्ट को इग्नोर करते हैं, साइंस, टेक, इन्वायरमेंट, इन सब सब्जेक्ट कोई नहीं डील करता है, इसको इग्नोर करते हैं. बट हमको इन सब सब्जेक्ट को बेसिक से तैयार करना है, स्टार्ट से, इनिशियल से. अगर हमको साइंस टेक पढ़ना तो एकदम इनिशियल से, अगर बायो वाला पोर्शन है एकदम इनिशियल से तैयार करना है.
उसके छोटे छोटे पार्ट्स को, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, एकदम स्टार्ट से ये सेल कैसे होता है, सेल डिवीजन कैसे होता है, एक एक पार्ट एकदम छोटे छोटे तरीक़ों से। साइंस टेक हो गया। फिर अगर आपको हिस्ट्री पढ़ना है तो आप हिस्ट्री के लीनेज को नहीं जानेंगे, हिस्ट्री में कैसे चेंजेस आए, अगर उसके कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को नहीं जानेंगे तो 10 पेज का पीडीएफ अगर आप रट लेते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं, ये चीज़ें रटने से फिर वो चीज़ें लॉन्ग टर्म तक याद तो नहीं रहे, लॉन्ग टर्म तक भले ही याद हो जाए बट वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं होगी तो एग्ज़ाम में आप कोई आंसर नहीं लिख पाएंगे। मैं यहाँ पर मेन्स की बात कर रहा हूँ। मेन्स में आपका ये पीडीएफ कभी भी नहीं काम आने वाला है। आपको बुक से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बनानी पड़ेगी, हर सब्जेक्ट के कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। सी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मीन्स कि अगर आप कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं, अगर आप वर्ल्ड वॉर पढ़ रहे हैं, उसको लिंक करिए हिस्ट्री से, अपने हिस्ट्री से कि क्या सिचुएशन पैरेलली वहाँ चल रहा था और क्या सिचुएशन यहाँ चल रहा था, उन दोनों को लिंक करके। ऐसे ही आप सारे सब्जेक्ट को एकदम से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी से पढ़िए ताकि पढ़ने के बाद अगर कोई डिस्कशन हो तो उसमें आप बात कर सके, यू हैव दैट टाइप ऑफ नॉलेज कि आप कहीं बोल सकें उसके बारे में। ऐसा नहीं कि आपको रटना पड़े वो चीज़ किसी के सामने बोलने के लिए, एटलीस्ट आपको उसका 40 या 50% याद हो हमेशा के लिए, क्योंकि हर जियोपॉलिटिक्स न्यूज़ में बेसिक चीज़ें तो बेसिक ही होती हैं। बदलता क्या है कि वो डील बदलता है, वरना इंडिया का चाइना के साथ जो रिलेशन है वैसे ही इंडिया का यूएस के साथ है, बट बात ये है कि अभी करेंटली डील जो हो रही है वो चीज़ें बदल रही हैं, अदरवाइज़ चीज़ें वही सेम होती हैं। तो अगर आपका बेसिक तैयार होगा एक कंट्री के साथ, 2 कंट्री के साथ, तो आप सारी चीज़ों को डील कर लेंगे ईजिली, आपको कुछ याद करने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा नहीं पड़ेगी। तो आपको इसमें हमेशा से कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे ही पीछे भागना है और बाकी कुछ चीज़ें देखनी नहीं है। उसके बाद मैं बात करूँगा प्रैक्टिस की। हम कोई चीज़ें करते जैसे आंसर राइटिंग हम बहुत बार इग्नोर करते हैं, बट हमको आंसर राइटिंग बहुत बार करना है, क्योंकि इसी एग्ज़ाम में 14,000 बच्चे गए, बट इसमें से आपको पता है 3,000 ही जाएंगे मेन इंटरव्यू के लिए। तो ये मेंस में बहुत लोग बाहर निकलने वाले हैं। अगर हमारा प्रैक्टिस नहीं होगा, हम क्वेश्चन पे आंसर नहीं करेंगे, हम अपने ऑप्शनल को इग्नोर करेंगे, हम ऐसे को इग्नोर करेंगे, एथिक्स को इग्नोर करेंगे, तो हमें रैंक कहाँ मिल पाएगा, हमें उस लिस्ट में कहाँ आ पाएंगे हम इंटरव्यू के लिए। सबसे मेन इंपॉर्टेंट फेज़ होता है मेंस का। अगर मेंस में हमको अच्छा नंबर नहीं आया, क्योंकि प्रीलिम्स तो बस आपको एक्सक्लूड कर रहा है, इंक्लूड कर रहा है, बाकी मेंस का काम ये होता है कि वो एक्चुअल आपका नॉलेज देख रहा है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है प्रैक्टिस करना। देखिए एग्ज़ाम में मुझे पता है कि आपका अगर देखिए आपने अगर पूरी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की है और आपका अगर पूरा अच्छे से मतलब पूरा सिलेबस तैयार था और आप एग्ज़ाम में बहुत कामनेस के साथ पेपर दिए, तो मुझे लगता है कि आपका GS1 निकल गया होगा इस बार। एटलीस्ट पिछली बार का जो 80-85 तक कट ऑफ गया था उससे तो ज़्यादा गया होगा इस बार आपका। आपकी गलतियाँ कहाँ हुई होगी CSAT में, वो आपकी गलती नहीं है, दैट वाज ऑल अबाउट UPSC's मिस्टेक। उसने पेपर कैसा बनाया। आपका अगर GS1 निकल रहा है तो आपने हर चीज़ें अच्छी की हैं, कॉन्फिडेंस सही था। अगर आप कॉन्फिडेंस और कामनेस के साथ पेपर किए होते तो GS1 का आप एटलीस्ट मैं बोल रहा हूँ कि आप 85 तो कर ही देते, मतलब 85 नंबर तक तो आपका निकल जाता, मीन्स आप 42 के आसपास क्वेश्चन कर देते, कॉन्फिडेंस और कामनेस की वजह से। कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है, जब आपका मेंस तैयार होता है, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस होती है, सारे सिलेबस तैयार होते हैं। कामनेस कहाँ से आता है, जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपके अंदर वो कामनेस आती है। वो चीज़ें बहुत बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको क्वेश्चन नया नहीं दिखेगा, आपको लगेगा कि ये क्वेश्चन मैं डील कर चुका हूँ, और बहुत कामनेस के साथ पेपर देंगे, आप पैनिक नहीं होंगे। तो ये कामनेस और कॉन्फिडेंस जो है ये आपको कुछ क्वेश्चन आपको एटलीस्ट तो कट ऑफ पार करवा गया होगा, बट अगर नहीं है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता है इस बार का पैटर्न चेंज था, बट हाँ आप बहुत अच्छा किए थे, आपने सारी चीज़ें अच्छी की थी, इसमें कोई ऐसा वो नहीं है, सबके लिए वो पैटर्न सबके लिए चेंज था। मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूँ जो IIT करके आए हैं बट वो लोग का भी CSAT नहीं निकल रहा था। ऐसे लोग जिनके पिछले बार रैंक आ गए थे वो लोग का GS1 नहीं निकला है, तो इससे कुछ ऐसा घबराने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर इनमें से अगर आपका कोई भी अगर चीज़ें छूट रहा है, इग्नोरेंस अगर आप कर रहे हैं कोई सब्जेक्ट को, तो वो अभी नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना। अभी हमारे पास टाइम है 24 के लिए, तो हमको ये नहीं करना है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के पीछे भागना है, प्रैक्टिस करना है बहुत ज़्यादा,
और कॉन्फिडेंस और कामनेस अपने प्रैक्टिस के दौरान रखना पड़ेगा हमको, ताकि वो एक्चुअल एग्ज़ाम में वो चीज़ें दिखे। ये कुछ रीज़न था जिससे वजह से हम लोग फेल हुए। 80% अगर यूपीएससी का है तो कुछ 20% हमारा भी होगा। मैं GS1 की बात कर रहा हूँ, CSET की बात नहीं कर रहा हूँ। तो इस पे हमको अगर गलतियां हैं तो हमको फोकस करना पड़ेगा 24 के लिए। देखिए, हम किसी और को ब्लेम करके क्या कर सकते हैं, बट एक्चुअली अकेले में तो हमको ही पढ़ना पड़ेगा। तो ये सबसे अच्छा ये होगा कि हम अपने आप की गलतियों को देख ले, अगर नहीं है तो भी हम कुछ ढूंढने की कोशिश करें ताकि हम उस पर काम कर सकें, क्योंकि कोई इंसान परफेक्ट नहीं होता, कुछ ना कुछ गलतियाँ तो होती ही हैं सबके अंदर में। तो बेटर ये होगा कि हम गलतियों को देख के आइडेंटिफाई करके अपनी प्रैक्टिस पे ध्यान दें और वापस से फिर अच्छे मोड में बैटल में वापस से उतरें और इस बार 2024 में वॉर को पूरी तरह से जीत के निकलेंगे।